नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन दुबे और आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट न्यूज चैनल। आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और अपने समाज सेवा से उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। लेकिन कुछ झूठे आरोपों ने उन्हें समाज के सामने गिरने को मजबूर किया। उस समय की तत्कालीन सरकार ने उन्हें आरोपी ठहराया और उनके प्रति जो लोगों के दिल में प्यार स्नेह था उसे गलत साबित करने को मजबूर किया। जी हां, बात कर रहा हूं मालेगांव केस 2008 की। प्रज्ञा जी, कर्नल और उसके साथ ही 7 निर्दोष लोग, और उन्हीं 7 निर्दोष लोगों में हम सबके चहीते सुधाकर चतुर्वेदी जी, जिन पर आरोप लगे कि आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आपके घरों में आरडीएक्स के निशान पाए गए हैं, कण पाए गए हैं। लेकिन ये सोचने में हमें उस समय की जांच ये मजबूर कर रही है कि ऐसे नेक व्यक्ति के घर में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। जनता के मन में कई सवाल हैं, लेकिन 31 जुलाई 2025 उन सभी गलत सवालों पर एनआईए की विशेष अदालत ने सच का ठप्पा लगा दिया और उन सभी निर्दोषों को निर्दोष करार दिया। साधु जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार हिंदुस्तान पोस्ट में। जी धन्यवाद, हरिओम। आप पर कई आरोप लगे। जी, आपकी सामाजिक जो शैली थी वो बिगाड़ा गया। आपकी राष्ट्रभक्ति को उस समय की सरकार ने बिगाड़ा। आपको हिंदू आतंकवादी भी कहा गया। तो आपने अपनी धार्मिक पहचान और देशभक्ति को कैसे बनाए रखा? ऐसा है कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का जो नारा दिया, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का एक विषय नहीं है जी। वो था भी नहीं। एक क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी मनगढ़ंत रचनाएं रची गई उस सरकारों के द्वारा। भगवा भी आतंकवादी होता है, हिंदू आतंकवादी होता है। ये भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार शब्द आया है जी। इसकी शब्दावली ही नहीं थी। हमारे यहाँ अर्थात भारत में तो क्रांतिकारी पाए जाते थे, सनातनी पाए जाते हैं, धार्मिक पाए जाते हैं, कट्टरता पाई जाती है। कट्टरता मतलब अपने धर्म के प्रति सजग रहना, कट्टर हो। लेकिन ये जो भगवा और हिंदू आतंकवाद का नारा दिया गया ये निरर्थक था, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए किया गया। और कल का जो निर्णय आया है, माननीय न्यायालय का जो निर्णय दिया है न्यायालय ने, उस निर्णय में स्पष्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये कांग्रेस के मुंह पर पूरा तमाचा है। जिसने बोला है आतंकवाद, भगवा, हिंदू आतंकवाद, उनके मुंह में तमाचा है। ऐसा कोई शब्दावली नहीं थी, न है। सुधाकर चतुर्वेदी जी, जब आप जेल में थे तब आपको सबसे ज्यादा किस बात की चिंता खाई जा रही थी? मुद्दे तो बहुत हैं। गिरफ्तारी के बाद में अचानक गिरफ्तारी हुई। हम महाराष्ट्र में संघ के प्रचारक थे, पश्चिम महाराष्ट्र में। हाँ। संघ के कार्यकर्ता थे, बचपन स्वयंसेवक हैं। तो महाराष्ट्र में हमें 20-22 साल सेवा करने का सौभाग्य मिला। हाँ। और ये स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ से मुझे बड़ा स्नेह है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, बड़ी ऊर्जा मिली है। उसी ऊर्जा को लेकर हम काम कर रहे थे। लेकिन साजिशें होती रहती हैं, साजिश हुई हमारे साथ में और हम उस पॉलिटिकल साजिश के शिकार हुए। जी। कभी छल कपट था नहीं, कभी द्वेष था नहीं। एक अच्छे मन से हम काम कर रहे थे। शिकार होने के बाद जब हम जेल गए तो जेल में तो आपको पता है कि एक बार आदमी अंदर गया तो उसके जो कठिनाई क्या होती है वो पहली बार गए थे।
पहली चिंता हुई कि घर छूट गया, जो परिवार का संबंध था, परिवार में उसकी जो हम सिस्टम में थे परिवार सब टूट गए। पूरी दुनिया बाहर की सब स्टॉप हो गई, अंदर कोई सुविधा नहीं, कोई सहायता नहीं जी। 10 साल का लंबा अंतराल चला। 10 साल के बाद हम सब जमानत पे बाहर आए, और जमानत आने के बाद भी बहुत सारा हमको स्ट्रगल करना पड़ा, कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, बहुत लंबा विषय है। चलिए, हमने इतना संघर्ष देखा, झेला, सुना, इसका एक ही निष्कर्ष है कि हम जब अंदर थे, जेल में थे, तो हमको एक ही शब्द बार बार याद आता था, वीर सावरकर जी। क्योंकि हम सावरकर जी को जीते हैं जी। सावरकर जी क्या हैं, वो सिर्फ पढ़ना नहीं रहता है, उनको जीना पड़ता है अंतःकरण में। तो आज़ाद भारत के पहले व आज़ाद भारत के बाद सावरकर जी जो गति हुई, उनको जिस प्रकार समाज ने हैंडल किया, उस समय की सरकारें ने जो उनके साथ व्यवहार किया, वो हमारे जेल के दौरान हमको समझ में आया जी। उन्होंने कैसे टैकल किया होगा। हमने जो यातनाएं सही, हमने जो भोगा, वो तो बहुत कम है उनके बहुत। उसमें अंग्रेज गवर्नमेंट थी, अंग्रेज सरकार थी, वो क्रूर हुआ करते थे अंग्रेज जी। उनके साथ जो इतना दीगे होगी अंडमान में, काला पानी में, वो शब्दों में नहीं है। तो उनके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ के हम जेल में बहुत आराम से समय गुजारते थे कि सावरकर जी हमारे जो आइडियल है, वो इतना बड़ा कष्ट झेल के जगह निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे। तो जेल एक ऐसा जगह है कि वहाँ पर सब कुछ टूट जाता है, सारी व्यवस्था टूट जाता है। हमने बड़े गैंगवार देखा, बड़े माफिया देखा, बड़े गुंडे देखे, अच्छे शरीफ भी देखे, सबको टूटते हुए टूटते हुए हमने देखा है जेल में। जी। लेकिन ईश्वर कृपा है कि हम लोग जेल में टूटे नहीं, खड़े रहे। हमने जेल में भी बहुत सारे मतलब सुधार काम किए हैं। वहाँ पर योगा किया हमने, योग में डिप्लोमा किया हमने जेल से। 9,000 कैदियों को हमने योगा सिखाया जेल में, कई जेलों में योगा सिखाई हमने खुद सीखा, कई सारे हमने वहाँ पर अभ्यास किए। तो कई एक उपलब्धियाँ भी हैं जेल की। जेल इतनी बुरी जगह नहीं जितना लोग सोचते हैं। जेल तो बदनाम है, जेल तो बदनाम है। एक्चुअली जेल में जाने के बाद जो परीक्षा होती है, वो एक परीक्षा होती है, उसके ऊपर जो बाहर आ गया तो उसकी अलग ज़िंदगी होती है। लेकिन हम लोग ऐसे केस में थे कि आतंकवादी केस में थे। अब आतंकवाद का सिक्का लगा था, तो लोगों को देखे नज़रिया अलग था, समाज हमको अलग नजर दिखता था, कोई बात नहीं करता था, सब डरते थे, वीआईपी सुरक्षा थी। जेल से आने के बाद भी हम जो स्ट्रगल किया 7-8 साल, अभी समाज की जो नज़रिया है देखने की, मिलने की, सुनने की, वो बड़ा चिंताजनक है। अच्छे अच्छे हिंदूवादी, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे लोग मिलना नहीं चाहते थे, बात नहीं करते थे, लोग फ़ोन नहीं करते थे। अभी ऐसे लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया है जी कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो उस समय आपसे दूरियां बना रहे थे, आज तक तो वो मिले नहीं, आज उनका फ़ोन ही नहीं मिला हमें, वो हैं कहाँ पे, लेकिन आज मिल रहे हैं। तो ये उनके प्रति हमारी घृणा नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है कि आने वाले समय में जो हिंदूवादी के विचारशील होंगे, वो काम कैसे करेंगे, आधार क्या होगा काम करने का। अगर समाज इतना निगलेक्ट है, इतना नेगेटिव है कि हम इतनी गलत धारणा बना लेते हैं किसी के प्रति, तो आगे लोग काम कैसे करेंगे, चिंता का विषय है। जी। चतुर्वेदी जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपका महाराष्ट्र में आना कैसे हुआ, आप नासिक में कैसे आए, और जब ये केस हुआ उस समय के एक एटीएस ऑफिसर थे, शेखर उनका नाम है, वागड़े, शेखर वागड़े, उन्होंने आरोप लगाया था, झूठे आरोप लगाया था कि आपके घर में आरडीएक्स के कुछ कण मिट्टी में मिले। तो इस पर आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? हम बचपन से संघ के स्वयंसेवक हैं, और उस समय में किसी बिजनेस के पर्पज से हम पूना में आए थे। हम पूना में ही कार्यकर्ता बने, पूना में हम 8-9 साल रहे। पूना में हम एक नगर में रहते थे, करबे नगर है, वहाँ पर संघ की जिम्मेदारी मिली, जिम्मेदारी को काम करते थे। धीरे धीरे हम इच्छा हुई कि प्रचारक जाना है, निकल के प्रचारक, हमको नासिक जिला मिला, हम नासिक नगर प्रचारक बन के आए थे। और ये जो वीर सावरकर जो गांव है भगूर, भगूर में हमारा निवास था। तो देवलानी कैंप में हमारा रूम था, हम जहाँ रहते थे। और जहाँ ये बमलाट हुआ है मालेगांव, वो नासिक एक तहसील है। प्रचारक नाते वो मालेगांव में इधर कभी जाना होता संघ कार्यक्रम वजह से। यही तो पता चला पूरी साजिश तो है, लेकिन साजिश इन्होंने इतनी लंबी साजिश करेंगे, इतनी घिनौनी करेंगे, इतनी क्रूरता करेंगे, अंदाजा नहीं था जी। क्योंकि सच को हाथ पैर नहीं होते हैं, सच भाग नहीं सकता जी, सच हमेशा पकड़ा जाता है। तो
चूँकि उसको पकड़ने में इतना लंबा समय गया, अब इसको पकड़ने वाले एजेंसियां हैं, पुलिस है, सरकार है, वो निष्क्रिय थे या निगलेक्ट थे, अलग बात है, लेकिन पकड़ गया। एक्चुअली उसमें जो सरकारें थी उनका एक ही टारगेट था, हिंदुत्व को बदनाम करना, भगवा को बदनाम करना जी। और संघ को घेरना और संघ में बैन करना। उसको मिला कि इतनी भूमिका थी। हम लोग तो सारी शिकार हुए हैं, हम लोग तो प्यादे थे, हमारा कोई किसी दुश्मनी नहीं थी, कोई मारधाड़ नहीं किया। हमारे पास हमारे पूरे देश भर में, पूरी जिंदगी में कोई एक सामान्य केस नहीं है, एक FIR नहीं है पूरे देश भर में। और ATF पूरा देश खंगाला हुआ है NIA ने, हमारे कहीं FIR है, कहीं नहीं मिला उनको। ये ओनली वन एक केस है, मालेगांव केस हमारे ऊपर। तो शेखर बागड़े ने आपको कैसे फंसाया? 23 अक्टूबर 2008 को हम नासिक में थे और उनका हमको जो हमारे जान पहचान थी, उनसे पहचानते थे उनको। अच्छा। हमने उनको, उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया और देवलाली कैंप में हमने गाड़ी मोटरसाइकिल से गए, हमारी वो डिस्कवर बजाज मोटरसाइकिल थी, एक पेट्रोल पंप पे खड़ा किया हमने और सामने पान दुकान पे खड़े थे। हाय हेलो हुआ, नमस्कार हुआ, सर कैसे क्या, बोले आइए कोई आपसे कुछ बात करना है। वो गाड़ी पास ले गए, उनका एक कांस्टेबल कोई था, हमको धक्का मार गाड़ी में बिठा दिया। हम समझ गए कुछ मामला गड़बड़ है। तो पेपर वगैरह सुना था कि मालेगांव ब्लास्ट में साथी प्रज्ञा साहब ठाकुर वगैरह कर इंक्वायरी हो चुकी थी, पकड़े जा रहे हैं, तो सुना था। अब हिंदूवादी होने नाते में हम चिंता रहती, भाई हिंदूवादी हिंदू पकड़ा तो हालचाल होती है। वो बयान वगैरह हुआ नासिक पुलिस स्टेशन में, हमको वहाँ से 2-2.5 बजे लेके आए बम्बई। अच्छा। काला चौकी में लेके आए, तो वहाँ पर हेमंत करकरे जी, एक श्री राव करके DCP थे, मोहन कुलकर्णी हमारे आई ऑफिसर थे, परमवीर सिंह थे, बहुत सारे लोग ऑफिस में थे। लाए वहाँ पर, फिर वहाँ पर मारधाड़ शुरू हो गया, बयान शुरू हो गए, रात भर मारधाड़ चला। वहाँ हम 6-7 दिन हमको रखा कस्टडी में लीगल। आपके साथ और कौन कौन था? हम अकेले आए थे, अकेले अकेले आए थे। तो बहुत सारी मार हुई, टॉर्चर हुआ, टॉर्चर में करीब 6-7 दिन कंटिन्यू टॉर्चर हुआ। तो एक संगठन था अभिनव भारत, वीर सावरकर जी का संगठन है, 1904 में शुरू किया था और 50 के बाद उन्होंने बंद कर दिया था उसको। तो कुछ लोगों ने कुछ फिर चालू किया था, हम लोग उससे जुड़े थे, क्योंकि संघ प्रचारक थे, किसी और संगठन से हमें जुड़ना स्वाभाविक नहीं था। लेकिन बहुत सारे संगठन तो जुड़ के हम काम करते थे। बोले तेरे साथ कौन कौन था? हमको ब्लास्ट के बारे में इतना अंदाजा नहीं था कि उससे पूछ रहे। तो हमने जो हमारे साथी काम करते थे अभिनव भारत, हम नाम बता दिया उनका। से मेजर उपाध्याय जी हैं, साथी प्रज्ञा ठाकुर हैं, कुलकर्णी हैं, हम साथ काम करते हैं। तो उनको लगा कि मालेगांव ब्लास्ट में जो थे उनका नाम बता रहा है। ठीक। उन्होंने सबका नंबर लिया, हमारे मोबाइल जमा थे उनके पास में, सबको टेस्ट किया और एक हफ्ते में सबको उठा लाया। तो ऐसा हुआ कि हमने सबका नाम बताया, क्योंकि हम उनका इंटेंशन अलग था और हमारा बताने का नजरिया अलग था। हमको 8 दिन कस्टडी रखा काला चौकी में, कहीं नाम नहीं गया हमारा, कोई ओपन नहीं हुआ। हमको जब थक गए, कुछ मिला नहीं, तो हमको ला के रखा माटुंगा पुलिस स्टेशन में, हमारे पर वेपन केस में डाल करके, हमारे केस करके भेज दिया हमको थाना जेल जी। हम चूँकि हम अलाइव के लिए काम करते थे, लोकल एजेंसी है, MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसमें काम करते थे हम IB के लिए। तो हमारे पास MOD का एक पास था, मतलब डॉक्यूमेंट था, आइडेंटिटी कार्ड था। उस कार्ड को उन्होंने फेक पास बताया। अच्छा। उस पास के आधार पर, एक वेपन के आधार पर हमारा केस किया कि पास लेकर दादर स्टेशन घूम रहा था मैं। अच्छा। वो पास आज भी जमा है पुलिस स्टेशन में, माटुंगा में, वो केस भी बाकी है। पूरी फ्रॉड केस है। तो आश्चर्य बात वाली है कि वो पास देखने के बाद भी उनको पता नहीं चला कि पास किसका है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। हाँ। वो पास फेक पास है, इस सूची के आधार पर माटुंगा पुलिस केस बनी है और थाना जेल में 10 दिन रहा मैं। वो केस पेंडिंग है, क्योंकि उस केस का मुख्य आधार है यही है, पेपर हमारे पास था ही नहीं। हाँ। उसका कोई पंचनामा नहीं है, फर्जी वकील किया, फर्जी जमानत किया हमारा वगैरह। वो केस हमको थाना में जाला और 18-19 नवंबर को हमारा फिर से ताबा लिया नार्को के लिए। हमारे नार्को किया बंगलोर और अहमदाबाद 2 बार, उसमें कुछ भी नहीं है। उस नार्को के बाद फिर हमको इन्होंने 21 नवंबर को ताबा लिया हमारा मालेगांव ब्लास्ट में जी। 22 नवंबर को हम कस्टडी में आए, 22, 23, 24, 26 नवंबर जो हमला हुआ 26 का, हम कस्टडी में थे, हम लॉकअप में थे, भोईवाड़ा लॉकअप में थे हम। वो हमारे सामने सारी घटना घटी है। अच्छा। तो कसाब के आना, इधर आना, ये सब होना, तो हमारे सामने घटना घटी थी। तो 26 उसी में हुआ। तो हम लोग चिंता में थे, अगर साला पकड़ने गए होते 26 हमारे नाम आता। हाँ। अगर मालेगांव हम पकड़ने गए होते तो 100% हम लोग जो बुरखा उरखा डाल डुल के और इनकाउंटर कर देते। अच्छा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रगल हुआ, हम केस में आए मालेगांव केस में। तो ये माटुंगा केस प्लस वहाँ से घूम के मालेगांव केस,
हमारी लीगल मतलब कस्टडी। कई सारे केसों में आपको घुमा 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 कर आप लोगों का ही नाम, आपका नाम आ रहा था। और इस बीच में हमको कई जगह पर बाई प्लेन हमको अच्छा ले गए। अच्छा चार्टर प्लेन से बुक किया, चार्टर प्लेन, 7 सीटर चार्टर प्लेन था। और करीब एक 19-20 एयरपोर्ट पे ले गए। देश अच्छा के बहुत सारे एयरपोर्ट पे हमको ले गए, जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट हुए थे बहुत सारे लोगों द्वारा, कुछ मुसलमानों द्वारा, कुछ जैसे द्वारा, वहाँ ले गए हमको। तो हमने सूचना अधिकार के अंतर्गत हमने बस से जानकारियाँ मंगाई कि प्लेन किसका था, किसने बुक किया था, सवारी कौन कौन थी, सब हमारे पास डिटेल आया है, कोर्ट में लगा हुआ है। अच्छा जो जो ऑफिसर हमारे साथ गए थे सबका नाम है। हमारा नाम संग्राम सिंह करके ले गए थे। अच्छा संग्राम मैं सिंह। संग्राम सिंह। आज तक संग्राम सिंह नाम का आदमी कोई है ही नहीं। हाँ आरटीए मांगा हमने, तो भी हमारे कागज लगा हुआ है कि हमको किस ले गए, उस प्लेन का खर्चा किसने किया, उसका चेक किसने किया, पेमेंट किसने किया, को मालिक कौन है, उस सारी डिटेल हमारे पास में है। तो उस प्लेन का मालिक कौन निकला और कौन खर्चा कर रहा था इस साजिश के उस पीछे? प्लेन का मालिक है सिंगापुर का, अच्छा सिंगापुर कंपनी है। उस प्लेन में 2 लोग पार्टनर हैं। एक तो हमारे जो उसमें एडिशनल एसपी सीपी थे परमवीर परमवीर सिंह, सिंह। उनकी पत्नी उसमें पार्टनर हैं। अच्छा और सुप्रिया सुले जी, शरद पवार जी की जो बेटी हैं, ये 2 पार्टनर हैं उस कंपनी में। अच्छा तो सीधा सीधा ये फोकस जाता है कि वो प्लेन किसका है। हाँ मतलब शरद पवार से अपने पैसे से लगा करके हमको घुमा रहे थे। तो शरद पवार से हमारे कोई दुश्मनी थी नहीं, नहीं कांग्रेस में दुश्मनी थी नहीं, हमको कोई जानते, छोटा मोटा कार्यकर्ता था। तो इनका टारगेट संघ था। मैं परप्रांतीय था, भाषा जानता नहीं था, कुछ टूटी फूटी मराठी बोलता था। तो इनका सीधा टारगेट हिंदुत्व था, हिंदू था, और भगवा के नाम से हमारे संतों महात्माओं के द्वारा आक्षेप किया जाता था, यह उनका आरोप था। और कुल मिला के संघ टारगेट था। हम लोग तो बलि बकरा थे, हम लोग तो माध्यम बनाए गए थे। अच्छा महाराज जी, एक समय आया कि जब आपको अदालत ने जमानत देने के लिए स्वीकारी भरी। उस समय आपने कहा कि मुझे जेल में ही रखो, मुझे जमानत नहीं चाहिए। ऐसा क्यों आपने उस समय बयान दिया था? क्योंकि हम लोग जब नए नए गए जेल में गए, तो उसके बाद मौका लगा, मौका टूटा तो लोग निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक्टिविटी हुई, जिस तरह से हम याचिका हमारी पड़ी, कर्नल पुरी साहब की, साध्वी प्रज्ञा सिंह की, समर कुलकर्णी की, सेशन ने कैंसिल किया, हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट से वापस आए, लगा हम लोग नहीं छूटने वाले हैं। जो सरकारी दोनों जगह इनकी थी, कांग्रेस की थी, नहीं छूटने वाले हैं। क्योंकि हमारी याचिका पड़ती थी हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट के जज रातों रात चेंज हो जाती थी, बदली हो जाती थी। अच्छा तो बहुत सारे उदाहरण है इसके, इसलिए हम लोग निराश हो गए थे, हम बाहर निकलने वाले हम लोग नहीं हैं। तो हमारे एडवोकेट संजीव पुनाकर जी ने बिल लगाया था। हमने अनुरोध किया जैसे कि साहब हमारा बिल आप कैंसिल कर दीजिए, हम बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि बाहर दुनिया कोई था ही नहीं। घर से दूरी हो गई थी, घर टूट गया था, पिताजी देहांत हो चुका था, बहुत सारी समस्या आ रही थी। परिवार से 9 साल 10 साल कोई यहाँ आया ही नहीं मिलने के लिए, इतना दूर भी था। मुंबई कहाँ है पता नहीं है, पूरा समाज डरा हुआ था, पूरा परिवार सीधा से डरे हुए थे, कब गिरफ्तारी करें, कोई कहाँ फंसेगा। उसमें मीडिया का, उसमें भगवा आतंकवाद की थ्योरी करने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये विषय अभी छूटा हुआ है, इसको बताना है कि भारत के मीडिया देश का चौथा स्तंभ है संविधान के द्वारा। जो थ्योरी गढ़ी गई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस थ्योरी को मजबूत करने में, प्रचार करने में भारतीय मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया ने एक तरफा चलाया हुआ है, मीडिया ने एक तरफा चलाया हुआ है। हाँ। उसमें बहुत सारी न्यूज हमारे पर कटेंगे पेपर के, बहुत सारी न्यूज हैं, हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी, आतंकवादी पकड़े गए, ऐसा सारी मीडिया ने कहा है। तो एक बड़ा चिंता का विषय है कि जिसकी सरकार आएगी वो ऐसा मीडिया काम करेगी। मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए, कोई जानना चाहता ही नहीं है। तो बड़ी निराशा थी। हमारे साथ स्वामी जी थे, कर्नल साहब थे, सभी निराश थे, लेकिन परमात्मा में भरोसा था कि हम लोगों ने गलत किया नहीं है तो न्याय मिलेगा हमारे साथ में। लेकिन 2 बार बिल सर ने लगाया और 2 बार बिल में कैंसिल किया, हमको बिल नहीं चाहिए जी। तो कैसे पहली बार है कि जज हम जैसा पूछे थे कि आप बाहर क्यों नहीं जाना चाह रहे। लोग बेल लगाने के लिए अर्जी करते हैं, हम बेल कैंसिल करने की अर्जी करते थे। अच्छा, हमको बाहर नहीं जाना है। हाँ। क्योंकि हम बाहर दुनिया भूल चुके थे, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि हम पुराने जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जैसे सरदार भगत सिंह हो, आजाद शंकर आजाद हो, सुभाष बाबू हो, चाहे वीर सावरकर जी, हम बहुत अच्छी तरह इनके पढ़ा है, हमने बहुत डीप में अध्ययन किया है। इन लोगों ने जो स्ट्रगल किया है, आज तक पूरे भारत में जितने भी क्रांतिकारी परिवार हैं
सही सलामत नहीं है। एक भी क्रांतिकारी परिवार भारत के मुख्य धारा में नहीं है, भारत के मुख्य धारा में नहीं है, न तो सामाजिक काम में है, न तो पॉलिटिकल काम में है। इसका कारण क्या है? आप भगत सिंह परिवार ढूंढ लो, आप इनका राम प्रसाद बिस्मिल परिवार ढूंढ लो, आप अशफाक उल्लाह परिवार ढूंढ लो, आप सुभाष चंद्र बोस का परिवार ढूंढ लो, आप वीर सावरकर का परिवार ढूंढ लो, आप भारतीय राजनीति इतिहास में कहीं भी मुख्य धारा में नहीं है। तो ऐसा क्यों, अभी समझ में आ रहा है। अच्छा, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उस समय, अब सरदार भगत सिंह तो फांसी चले गए। हाँ, हमें ऐसा लगता है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, तो एक क्रांतिकारी हैं, बड़ा सम्मान है, लेकिन सरदार भगत सिंह का गलत कदम था। भगत सिंह जी के परिवार के लिए समाज ने क्या किया? वो आज परिवार कहाँ है? आज पंजाब में भगत सिंह का परिवार मुख्य धारा में है क्या? नहीं है। आज हम भगत सिंह को भूल चुके हैं, आज हम चंद्रशेखर आजाद जी को भूल चुके हैं, आज हम सुभाष बाबू को भूल चुके हैं, आज हम वीर सावरकर जी को भूल चुके हैं। सब किताबें बंद है जी। हम लोग भी किताबें बंद हो जाएंगे। ये ज़्यादा दिन समाज याद नहीं रखेगा, ये समाज जो है ज़्यादा दिन याद नहीं रखने वाला है, क्योंकि हमको इतिहास से सीख मिली है। ये सब सोच के हम जेल में निश्चिंत थे, कभी हमारा कोई नहीं है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं एक आशा किरण थी। सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनी, आदेश हुआ, NIA कोर्ट बनी, NIA ने भी 4-5 साल इंक्वायरी किया, कोई रिपोर्ट नहीं दिया। हाँ, ये तो भगवान कृपा से हिंदूवादी सरकारें बनी। 1414 में मोदी जी आए, यहाँ सरकारें बनी, मोदी जी आए, चक्र घूमा, वही एजेंसियाँ सक्रिय हो गई, वही काम करने लगी। वही एजेंसी 4 साल बैठी थी, कोई रिपोर्ट नहीं दिया था, वही एजेंसी 16 में चार्जशीट दे दिया और चार्जशीट पूरा पॉजिटिव दे दिया। कैसे हो गया? इसलिए भारत में हिंदूवादी विचारधारा का जो सर्कल है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो आना चाहिए था, देर से आया और टिकना चाहिए। नहीं टिकेगा अगर हिंदू पॉलिटिकल मूवमेंट, तो फिर ऐसे होने वाला है। आपके इस केस में मैं देख रहा हूं कि जमानत मिलने से लेकर और 31 जुलाई 2025 ये तारीख तो अब स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि आप जैसे लोग, हिंदुत्ववादी लोग, जिनको आरोपी बनाया गया, जो थे नहीं, जिनको झूठा फंसाया गया, जो थे नहीं, आप जैसे निर्दोष लोगों को न्याय मिला। इस न्याय के पीछे जो अधिवक्ता थे आप लोगों के, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो इसे कैसे देखते हैं और आप क्या कहने चाहेंगे अपने अधिवक्ताओं को? अभी कल जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उसमें 2 विषय है, वो 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो बताना चाहूँगा मैं। एक तो NIA का सरकार वकील का आरोप था कि कर्नल पुरोहित तो जम्मू कश्मीर से RDS लेके आए, 60 किलो RDS। अच्छा, ऐसा आरोप था उनका। तो ये बड़ा मतलब ये हंसने को आता है। एक छोटा सा भी जो आदमी होगा समझ जाए कि RDS कोई पाउडर तो है नहीं। हमें खुद पता नहीं नाला काला नीला पीला क्या होता, कभी देखा ना सुना नहीं। और 60 किलो लेके आए और लकड़ी कपाट में घर में रखा, काले बैग में, लाल बैग में। ऐसा ATS के माध्यम से मारपीट करके कैप्टन जोशी से उगलवाया गया। बाद में वो कोर्ट में सब डिस्टर्ब हो गया, मतलब पलट गए वो। ऐसा कोर्ट निर्णय दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सबूत ही नहीं है, ऐसा मनगढ़ंत कहानी है। हाँ। उस मनगढ़ंत कहानी को हमको 17 साल लग गए खोज करने में। अच्छा। दूसरी बात, हमारे नासिक के घर में बम बनाया गया, ऐसा हमारे ऊपर आरोप है। एक ही आरोप हमारे ऊपर है कि आपके घर में बम बनाया गया। ATS के चार्जशीट में ऐसा उल्लेख है कि मैं उसमें गांव में था। अच्छा। ATS ही बोल रही है कि सुधाकर चतुर्वेदी उसमें गांव में था। हाँ। और इसके घर में कुछ लोगों ने बम बनाया। हाँ। तो मेरे से क्या संबंध? हाँ। मेरा उसमें क्या संबंध है? फिर 17 साल लग गए खोज करने में। इतना तो खोजी वृत्ति है, भारतीय मीडिया और भारतीय एजेंसियां खोज में इतना आगे हैं। और हमारे घर में बम प्लांट किया गया। ये जब पुरोहित कर्नल की जब इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आया कि सुधाकर चतुर्वेदी के घर में 3 नवंबर 2008 को इनलीगल घर की झड़ती हुई। API बागड़े, नासिक का ATS का प्रमुख थे, वो घर में सर्च कर रहे थे। तो मेजर खांजावड़े और सूबेदार पवार, एक 2 ऑफिसर ने उनको देखा। ये विषय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से वो डॉक्यूमेंट हमारे कोर्ट में आया, ये सामने आया, हम लोगों ने देखा। वो तब तक पता नहीं था, तब पता चला कि ऐसा है क्या।
क्योंकि हम तो थाना जेल में थे, हाँ, हम तो इधर से थाना जेल में चले गए थे, आपकी पीठ पीछे पीठ सब पीछे साजिश हो रही थी हो रहा ताला था तोड़ सब। करके। हाँ। वो बंद हो गया। वो ये सब इतना विषय आ गया तो जी। हमारी वकील साहब से बातचीत हुई तो वकील साहब बोले इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ। हमने कोर्ट में बोला इस चीज़ को, कोर्ट ने मतलब संज्ञान लिया लेकिन छोड़ दिया, बोले हमको हमारे पास ये विषय नहीं है, अभी हम नहीं जानते। हम जी। हाई कोर्ट में गए, 2012 में हमारा पिटिशन है मुंबई हाई कोर्ट में इस विषय को लेकर के, यहाँ आ गया विषय, तब तक बंद था। हाई कोर्ट ने भी नहीं माना इसको, बोला आप ट्रायल कोर्ट में जाओ। वो डॉक्यूमेंट पड़ा रहा। जब एनआईए ने इंक्वायरी शुरू की 2011 में एनआईए ने इसको केस को लिया, तो जब 2016 में एनआईए की रिपोर्ट आई, चार्जशीट आया, उस चार्जशीट के पेज नंबर 40 और पैरा नंबर 3 में ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है कि सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक के घर में एटीएस के ऑफिसर एपीआई बागड़े ने बम प्लांट किया। अच्छा। मैं हिंदी बता रहा हूँ, अंग्रेजी में एकदम उसका ट्रांस बता रहा हूँ आपको। अच्छा। स्पष्ट उल्लेख है, एपी बागड़े ने ये सबको फंसाने के प्लांटिंग किया। अच्छा। वो चार्जशीट में आया, उसको समझने में न्यायालय को 8 साल लग गए। वो एपी बागड़े आज भी घूम रहा है, प्रमोशन को घूम रहा है, उसका कोई कंप्लेन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कौन सा जांच है, कौन सी एजेंसी है, मीडिया के सामने आया, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। हमारी बात कहीं सुनी नहीं गई, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हमारे घर में साजिश हुई है। हाँ। और उसी विषय को पकड़ करके कल के फैसला में माननीय न्यायालय ने वो मुहर लगा दिया कि सुधाकर चतुर्वेदी घर में साजिश हुई, साजिश हुई। ये तीनों बात सामने आ गई। हम पहले चिल्ला रहे हैं, एनआईए ने रिपोर्ट दे दिया। हाँ। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद 8 साल लगा जज को समझने में कि साजिश हुई है। हाँ। साजिश करता अभी भी घूम रहा है बाहर, प्रमोशन लेकर घूम रहा है। परमवीर सिंह अभी भी नौकरी कर रहे हैं, अभी बंबई में है, सारे ऑफिसर प्रमोशन घूम रहे हैं, 2 बार सरकारें आई गई हैं। तो ये सब क्या है? चोर पकड़ा गया है लेकिन लोग भी ढूंढ रहे हैं दूसरा चोर हो सकता है। उसको कौन बचा रहा है, किसका संरक्षण है, ये एक बहुत बड़ा जांच विषय है। और कल भी निर्णय ने कोर्ट ने निर्णय दिया है, अभी चल भी रहा है, अभी मीडिया में आया हुआ है, जांच का कोर्ट ने आर्डर दिया है, एक बड़ा और है, इस पर इंक्वायरी हो, जांच हो, ऐसा आर्डर है। ये विषय आने के बाद में रही बात वकीलों की, तो हमारे केस कोर्ट में हमारे पास 4 महीने वकील नहीं थे। हाँ। हमारे पास कोई वकील नहीं था, समय ने कोई वकील नहीं दिया हमारे पास कोई आया ही नहीं। कुणालकर जी हमारा कोई परिचय नहीं था इनसे, वो किसके माध्यम से आए, कौन भेजा हमको मालूम नहीं, आज तक नहीं मालूम। लेकिन हमारे लिए कुणालकर जी भगवान बन के आए। अच्छा। हाँ, मतलब हमने भगवान, हम तो अभी संत वेश में हैं, साधना करते हैं, तो परमात्मा या ईश्वर भगवान क्या होता है ये हमको इसका एहसास है कि वो मदद कैसे करता है परमात्मा, वो माध्यम बनाता है। तो कुणालकर जी कैसा माध्यम भेजा परमात्मा ने कि वो एक ही माध्यम हमारे लिए काफ़ी था। पूरा देश एक तरफ और हमारा वकील एक तरफ, पूरा सिस्टम एक तरफ, पूरा सिस्टम मतलब पूरा भारत, पूरा हिंदुत्व, हिंदूवादी सरकार, यार दोस्त परिवार एक साइड में, अब कुणालकर एक साइड में। उनका जो संघर्ष है हमारे केस को लेकर के, चूँकि उनके ऊपर गौरी लंकेश का केस है, दाभोलकर केस है, कलबुर्गी केस है, मालेगांव केस है, 2006 केस है, आसान बाबू के सारे केस में वो वकील थे, सब लड़ रहे, अकेले लड़ रहे थे वो। और एक भी ताजुब बात है कि सबको ये अपने पैसे से लड़ रहे थे, एक पैसा किसी कभी मांगा नहीं इन्होंने। ये जैसा इसे बोल सकते हैं कि आपके अधिवक्ता कुणालकर जी हमारे लिए वरदान साबित हुए, हमारे वरदान करने के लिए भगवान ने उन्हें भेजा और आज तक हमारे साथ लड़ रहे हैं, आज तक खड़े हैं। खुद जेल गए, सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई दाभोलकर के पकड़े गए, अरेस्ट हुए, जेल में रहे, फिर जमानत हुई, क्लीन चिट हुई, लेकिन उन्होंने हमें कभी छोड़ा नहीं। हमारा अंदाज है कि 40-50 लाख रुपया वो खर्चा कर चुके होंगे हमारे केस के पीछे। आज तक केस में उन्होंने एक पैसा हमको मांगा नहीं है। आज तक उन्होंने हमको 1 रुपये उन्होंने हमसे मांगा नहीं है, वो दिया ही है, क्योंकि हम कभी पैसे कमाए नहीं, कभी धंधा किया, नौकरी किया नहीं, पैसा था नहीं, हमने कभी से मांगा नहीं। लेकिन बगैर मांगे जब हम बम्बई में आए और रहने की, खाने की, आने की, जाने की व्यवस्था सारा उन्होंने किया है। ये बोलने का विषय नहीं है, वही वाहवाही नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है समाज के लिए कि अगर हम
हिंदूवादियों का जो समाज में जो काम करते हैं, जो चिंतन करते हैं, वो उनके हम साथ नहीं देंगे, हम काम नहीं करेंगे, उनके साथ करेंगे तो समाज टूट जाएगा, क्योंकि करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सब काम नहीं करते हैं। इसे समाज जो पॉजिटिव काम करने वाले उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। ये संजीव पुनालकर जी एक बहुत बड़ा बेस्ट उदाहरण है और हमारे लिए तो आदर्श है वो, क्योंकि हमारा बड़ा सम्मान करते हैं और हमारे दिल में उनके लिए जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो हमारी जो भावना है, वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कल भी एक हमारा इंटरव्यू था, हमने उसमें बताया है, थोड़ा सा हमारा उसमें भावनात्मक चेहरा हो गया था, क्योंकि वो शब्दों में नहीं है। पुनालकर जी के हम उनको किस तरह से हमको अदा करेंगे इस जन्म में तो नहीं है जी। हमारा परिवार कोई नहीं आया, हमारा भाई नहीं आया, हमारा पिताजी गुजर गए, हमारे रिश्तेदार नहीं आए, एक भी हिंदूवादी आज तक इस घड़ी तक आप इसमें बैठा है, इस घड़ी तक सहयोग में नहीं आया है, न तन से, न मन से, न धन से, आज तक नहीं आया है। लेकिन संजीव पुनालकर जी 17 साल बाद जो खड़े थे, उसी विचारधारा से, उसी चेहरे से, उसी भावना से, उनकी कभी भाव कम नहीं हुए, कभी कम नहीं हुए। उनका जो स्टाफ है 12-15 का, उसमें बच्चे थे, लोग छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी बच्ची है ईशा जी हैं, वो बहुत छोटी बच्ची थी, आज शादीशुदा हैं। आज हमको उसी स्नेह से, उसी विचार से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसी ताकत से काम कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा है और भगवान की कृपा से वो मिले, क्योंकि हम धर्म के रास्ते पे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे। एक एक संदेश ये भी है कि अगर आप धर्म के लिए काम करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा जरूर करता है। ये जो वाक्य है कि धर्मो रक्षत रक्षितः, ये हमारे साथ सिद्ध हुआ है। अगर हम रक्षा करेंगे धर्म की, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो देखा आपने कि कैसे एक अधिवक्ता संजीव पुनालकर जी एक भगवान का दूत बनकर आते हैं और सुधाकर चतुर्वेदी जी के लिए लड़ते हैं, और एक तरफ उस समय की कांग्रेस सरकार थी जो बेगुनाहों को जबरन उन पर आरोप लगाकर उनको जेल में डाले बैठी थी, और उस समय एक शब्द कहा था भगवा आतंकवाद। उस समय का वो शब्द हिंदुओं के लिए एक कलंक जैसा शब्द हो चुका था कि जिस भगवे रंग से हिंदू प्यार करता है, जिस भगवा रंग से भारत गढ़ा गया है, अखंड भारत गढ़ा गया है, उसी भगवे रंग को आतंकवाद का नाम दिया गया। और सुधाकर चतुर्वेदी को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी उस समय के इस शब्द से। तो उस समय की कुछ राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस थी, उनका कहना था कि आप लोगों ने हिंदुत्व व आतंकवाद, उसके साथ ही भगवा आतंकवाद का झंडा पहनकर ये सारे कांड किए थे। ऐसा है कि कांग्रेस जो है अभी अंतिम सांसें गिन रही है देश में। हाँ, वो अंतिम चरण है उसका। और मालेगांव बम ब्लास्ट केस कांग्रेस का पॉलिटिकल जीवन का एक तीर साबित होगा। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ आपको, इन्होंने जो पाप किया है, इन्होंने जो घिनौना कृत्य किया है, क्योंकि हम लोग थे, हमारे साथ एक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, मुख्य आरोपी है, आज एक्यूज नंबर 1 हैं, वो महिला हैं, साध्वी हैं, सन्यासी हैं। उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, हाँ, जेल में के अंदर भी और लॉकअप में भी, वो असहनीय है, वो शब्दों के बाहर है। हमारे सामने हुआ सारी घटना। हेमंत करकरे ने जिस तरह से उनका साथ व्यवहार किया, वो मतलब वो निंदा करने योग्य भी नहीं है, बहुत निचला स्तर है। अच्छा, उन्होंने जो घिनौना युद्ध किया, उनके साथ अश्लील वीडियो दिखाना, अश्लील उनके साथ बात करना, उनको हाथ पकड़ के पटकना, उनको मारना। जो लेडीज ऑफिसर थी नहीं, जेंट्स मारते थे। हमारे सामने बहुत सारी मारपीट किया है, तो ये असहनीय है। अब साध्वी जी का अभी उनका जो अभी वो बिस्तर पे है बेचारी, हो तो हेमंत करकरे कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम ये सब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं कि जो आदमी मर गया उसे बोला नहीं जाता है, तो मर तो कसाब भी गया था, मर को तो कसाब भी गया, तो हम उसके बारे में अच्छा बुरा क्यों बोल रहे हैं, पूरे दिन क्यों गाली दे रहे हैं हम? वो इंसान नहीं है क्या? मर गया तो मर गया। तो करकरे ने जो घिनौना कृत्य किया, उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या थी, उसके पीछे किसका हाथ था? तो कांग्रेस थे, उसके पीछे लोग थे, लेकिन एक आप ऑफिसर हैं, आप आईबी में थे, सीबीआई में थे, चीफ हैं, कुछ तो शिष्टाचार पालन करो। हाँ। कुछ तो सन्यासियों का एक पालन करो। आप हिंदू हैं, खुद हिंदू हैं, ऐसा घिनौना कृत्य किया हेमंत करकरे ने, को कहीं से भी वो सपोर्टिंग नहीं है। तो
इतना निष्ठा, इतना क्रूरता किया हेमंत करकरे ने कि उनके लिए कोई शब्द नहीं है। उनकी लाश एक गटर में मिली, एक 20 साल का छोकरा पाकिस्तान से आकर के उनको मारता है, वो शर्म आनी चाहिए। ये जो महाराष्ट्र का जो आतंकवादी पथक है, ये विरोधी पथक नहीं है, ये आतंकवादी पथक है। हमारे घर में जो बम प्लांट किया गया एटीएस ने, इसका मतलब है देश में जितने बम ब्लास्ट होते हैं वो एजेंसियां ही कराती हैं। ये साबित हो चुका है। अब बम्बई एटीएस इसमें फंसेगी और साबित हो जाएगा। और करकरे उसके मुख्य चेहरा थे जी। जिस करकरे को आप शहीद बोल रहे हो, शौर्य चक्र दे रहे हो, इस आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूरा आतंकवादियों साथ में गुस्सा गठजोड़ था जी। और सरकार उसमें काम करा रही थी। तो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का जो नारा था, वो कांग्रेस के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। अभी जो कांग्रेसी जो बोल रहे हैं ना समाज में, उनको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू बपानी में डूब मरना चाहिए। इनके पास कोई शब्द नहीं है। इनको तो सारे कांग्रेसियों को तो डूब मरना, इस्तीफा दे देना चाहिए उसमें जो थे। अभी हमारे जो मराठा हैं शरद पवार साहब, अभी भी बिस्तर पे काम वाले, उनको तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अभी घूम रहे हो बोले करके। तो खैर लोग हैं समाज में, लोग उनको उत्तर देंगे, मीडिया के माध्यम से लोग उत्तर दे रहे हैं। अभी इंक्वायरी बैठी हुई, इंक्वायरी होगी। तो कांग्रेस का जो झूठा चाहे, आपको पहले बताया कि ये सच का कभी हाथ पे नहीं होता है, वो पकड़ में आता है, वो भाग नहीं सकता, वो उसको भागने को जरिया नहीं होता है। नकली शेर बन के आएंगे तो जब असली शेर आएगा तो पता चलेगा नकली असली कौन है। हम जब तक अंदर थे तब तक अंदर थे, लेकिन अभी ओपन हो चुका है। अभी बुरखा आपका वो फट गया है। बुरखा पहन करके आप जो हिंदुत्व का, नकली हिंदुत्व का, मतलब वो जो हिंदू आतंकवाद नारा दे रहे थे, वो आपको पर्दाफाश हो चुका है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। जो भी कांग्रेसी है उसको तो अभी पीछे हट जाना चाहिए, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। और ये सच है कि कांग्रेस अभी अंतिम सांसें गिन रही है। इसमें एक मुद्दा ऐसा है कि इनकी जो घिनौनी हरकत थी उस समय की, जो हिंदुवादी विचारधारा से मोहन जी हैं, हाँ, मोहन भागवत सरसंघ चालक थे मोहन जी। एक रोकना चाहूंगा, एक नाम ऐसा भी आ रहा है कि उस समय मोहन भागवत जी को भी अरेस्ट करने के लिए कहा गया। इसी विषय पे आ रहा हूँ, छोटा जा रहा विषय। उस मालिक बनबट का जो मेन जो चैनल है, मेन जो धारा है, वो यही था कि उस समय जो हिंदुवादी लीडर थे उनको अरेस्ट करना हम लोगों के माध्यम से। उसमें 2 नाम सामने आए थे कि आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा। उसमें सांसद थे। अच्छा। मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे। उनका सीडी कोर्ट से वारंट जारी हो चुका था। हमारे सामने सारी बातें हुई। उनके लिए हमने 6-7 दिन मार खाई, योगी जी के लिए। योगी जी के हमारा देखिए ये नाखून निकाला गया है, ये नाखून खींचा गया है। अच्छा। हमको 3rd डिग्री किया गया है भोईवाड़ा लॉकअप में, 6 दिन कंटिन्यू नंगा करके मारा गया है। एक लाइन तो नाम ले ले। मोहन जी भागवत को आपके बारे में पता है, हम लोग जो काम कर रहे हैं बमराट के लिए उनको पता है, ऐसा तो नाम ले ले। तो मोहन भागवत की गिरफ्तारी की बात तय हो चुकी थी। अच्छा। उनको गिरफ्तार करना है ऐसा तय हो चुका था, माध्यम हम बने थे। हेमंत करकरे ने पूरी तैयारी कर लिया था। योगी जी के लिए वारंट जारी कर दिया था, लेकिन उस समय वो यूपी पूर्वांचल के थोड़ा सा जाने माने नेता थे, उत्तर प्रदेश के, हिंदुवादी छवि है, अखाड़ा व्यक्ति हैं, संत हैं। तो उस समय जो मीडियम आया है, हम बाद में पढ़े कि उन्होंने वीडियो बोल दिया, चैलेंज किया था कि आप आ जाओ, लेकिन सबूत लेके आना। यहाँ से बता रहे, ये गए नहीं लाने के लिए। तो इनकी पूरी साजिश थी कि हम लोग को माध्यम बना करके हिंदूवादी विचारधारा को डैमेज करना, उस संघ को बैन करना। उसमें देश में 2 ही व्यक्ति थे। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे थे, उनके छू नहीं सकते थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी थे, इधर संघ के मोहन जी थे। ये भी बात है कि उसमें कि शिवसेना सरकार को इसे पता चल गया था, लेकिन सरकार इतनी ताकतवर थी उसमें कांग्रेस की कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो योगी जी को टारगेट किया, लेकिन वो फेल हो गए। मोहन जी भागवत किया, वो सतर्क हो गए। शिवसेना ने डिफेंस लिया। शिवसेना ने हमारे उसमें की केस में बहुत मदद किया है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बहुत बड़े योगदान है। अच्छा। हमारे हम जो पहली बार पकड़े गए थे, सामना के मुख्य पत्र में आया था कि अभिनव भारत संगठन ने जे केले ले हम ये बगुल घेन, हम देख लेंगे। अच्छा। तो बैकअप दिया शिवसेना ने, बाकी सारी सरकारें, सारे हिंदुवादी सब चले गए बैकफुट पर। तो इनका जो टारगेट था हिंदुत्व था, इसको डैमेज करना है। अच्छा। और संघ को बैन करना है। उसमें मुख्य इनकी भूमिका थी योगी जी को लाने के लिए। योगी जी के नहीं लाए, तभी जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, दयानंद पांडे, जो उसको नकली नाम लेके आया, उनको ला के पटके। हम उसमें संन्यास नहीं लिए थे, हम तो उसमें सादे भेष में थे, संन्यास बाद में लिए हैं। इनको संतों को लाना था,
जो कि संतों को माध्यम से ही हम भारतीय संस्कृति सभ्यता को हम डैमेज कर सकते हैं। तो आज ये योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कई टर्म हो गया उनका, आज इनका पूरा जो साजिश थी वो फेल हो चुकी है। अभी भी समय है कि जो भारत में, देश में जो हिंदूवादी सरकारें हैं, हिंदूवादी जो व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं, सावधान रहें। अभी भी साजिशें चल रही हैं फंसाने की, तोड़ने की, चाहे अपना मणिपुर हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अभी भी जो बाहरी घुसपैठियाँ हैं, जो बाहरी पॉलिटिकल मूवमेंट है, अभी भी सरकार के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ काम हो रहे हैं, चल रहा है। एक संकेत है कि केस ओपन हो गया, पर्दाफाश हो गया, पता चल गया, इसके माध्यम से बहुत सारे डैमेज किए जाते थे और डैमेज करने की बहुत चांस था। लेकिन धन्यवाद है सरकारों का, जो सरकारें सक्रिय हुई, सरकारों ने निर्देश दिया, एजेंसियों ने काम किया। इस प्रकरण में जिस एजेंसी ने हमारी मदद की है, काम किया है ईमानदारी से, उनका धन्यवाद है। जिस मीडिया ने काम किया, ईमानदारी से दिखाया है, उनका भी धन्यवाद है। ईमानदारी जिस वकीलों ने काम किया, उनका भी धन्यवाद है। और आगे भी आपके सामने बहुत सारा ओपन होना बाकी है और काम चलता रहेगा। हम लोग फिर मिलेंगे और इसी साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बुलाया, आपने इतना समय दिया, हमारी बात को सुना, क्योंकि हमारी बात तो कोई सुना ही नहीं 18-17 साल। हाँ। तो हमारी बात आप सुन रहे हैं, तो हमको थोड़ा राहत है कि हमारी बात आप सुनेंगे, हम समाज तक पहुँचाएँगे। हमको इसी आशा साथ आपको जय श्री राम। तो जैसे देखा आपने कि अखंड भारत में, अखंड हिंदुस्तान में जो हिंदू एकता का काम कर रहा है, जो हिंदूवादी है, उसे में कांग्रेस की उस समय की सरकार या कहें कांग्रेस के नेता किस तरह गिरा रहे थे और हिंदुस्तान को ही बदनाम कर रहे थे। कांग्रेस को इस समय हिंदुस्तान की नहीं पड़ी, उनको अपनी रोटी गर्म करने की पड़ी है, उनको अपनी नेताओं की पड़ी है। अब यह सभी हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि जैसे हमारे सुधाकर चतुर्वेदी जी ने बताया कि ये समय है एक होने का, ये समय है अखंड भारत बनाने का। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूं। यह वीडियो आपने अगर पूरा देखा होगा तो एक बार सुधाकर चतुर्वेदी के लिए जय हो का नारा जरूर लिखिएगा और मालेगांव केस में जितने भी हमारे निर्दोष साधु संत राष्ट्रभक्त को न्याय मिला है, उनके लिए कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके देश दुनिया में पहुंचाइएगा। धन्यवाद।